हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। और आज का हमारा टॉपिक है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन पार्ट टू। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। और सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे हमारा सेकेंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, फंक्शनलिज्म, यानी क्रियात्मकवाद या प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के लिए कहा गया है, फंक्शनलिज्म इज अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट एम्फसाइजेस मेंटल एक्ट्स और प्रोसेस एज द प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर फॉर साइकोलॉजी एज अपोज टू स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी विच एम्फसाइज कॉन्शियस कंटेंट। कि प्रकार्यवाद मानकर चलता है कि जो हमारे मानसिक कार्य हैं, मानसिक क्रियाएं हैं, उसे एक अलग प्रॉपर सब्जेक्ट के रूप में मनोविज्ञान को देखा जाता है। और ये जो हमारा संरचनावाद है, जो संरचनावाद केवल चेतन मन को ही मानकर चलता है, उसी को ही अध्ययन करता है, उसका ये विरोध करते हैं। द फंक्शन पॉइंट्स ऑफ व्यू हेल्ड दैट माइंड शुड बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ इट्स यूजफुलनेस इन अडेप्टिंग टू इट्स एनवायरमेंट। ये बात करते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा माइंड है, वो उसकी यूजफुलनेस, उसकी कार्य प्रणाली, कार्य करने की क्षमता के ऊपर स्टडी होना चाहिए, ना कि वो कैसे अपने वातावरण के साथ समायोजित होता है। इट एम्फसाइज द स्टडी ऑफ माइंड फ्रॉम इज फॉर पॉइंट ऑफ व्यू रेदर देन इज पॉइंट ऑफ व्यू। ये एम्फसाइज करते हैं कि हमारे मस्तिष्क में कार्य होना चाहिए, ये किसके लिए, ना कि ये किस लिए। ये डेफिनेशन है वुडवर्थ की फंक्शनलिज्म को समझाने के लिए। द सोर्स ऑफ एमर्जेंस ऑफ फंक्शनलिज्म आर ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, मेल्टन, बट इट वाज फॉर्मली नेम्ड इन अमेरिका इन 1898। कि 1898 में अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी, इस नाम की, फंक्शनलिज्म की। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई वो ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर और मेल्टन ने की थी। बाद में इसको 1898 में अमेरिका में जाकर फंक्शनलिज्म नाम दिया गया। The role of American scholars William James, Stanley Hall and Cattell etc. in its development and progress is commendable. अमेरिका में विलियम जेम्स, स्टैनली हॉल और कैटल ने इसके प्रकार्यवाद को आगे बढ़ाया और इस पर काम करा। The theory of evolution of Darwin and Spencer is the root of the birth of functionalism. Darwin was the first person to associate psychology with the physiology. कि चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी एवोल्यूशन की, उस पर ये बेस्ड है। और चार्ल्स डार्विन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान को फिजियोलॉजी के साथ जोड़ा, यानी शरीर विज्ञान के साथ जोड़ा। और इस काम को फिर आगे लोगों ने बढ़ाया। स्पेंसर का मेन कार्य था इस मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान को आगे लेकर जाने का, फंक्शनलिज्म की थ्योरी तैयार करने के लिए। Inspired by the result of research based on Darwin's writing and experiments, psychologists arrived at the conclusion that animal psychology can be used as a tool to study human behavior. बड़ा important aspect है कि उन्होंने इस चीज को प्रतिपादित किया कि जानवरों के व्यवहार से, जानवरों के मनोविज्ञान से हम मानव के व्यवहार को स्टडी कर सकते हैं, उनके लिए हम निर्माण कर सकते हैं, नए टूल्स बना सकते हैं। और Woodward believed that functionalism correctly and systematically attempts to answer the question, what do men do? वुडवर्थ ये मानते थे कि फंक्शनलिज्म में हम सही तरीके से इस सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे कि व्हाट डू मैन डू, मानव क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, और किन तरीकों से वो कैसे आगे कार्य कर सकता है। अर्थात कि मानव क्या कर सकता है,
क्यों कर सकता है, कैसे करता है, और ऐसा करने के लिए वो क्यों प्रेरित होता है। इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। फिर मर्फी ने क्लैरिफाई करा कि जो हमारे अनुभव हैं, संवेग हैं, उनके आंतरिक संबंधों के आधार पर हम मनोविज्ञान की सामग्री तैयार करके उनकी विवेचना कर सकते हैं। इसे संचारवादी कहा गया है। लेकिन जो समायोजन और अनुकूलन, एडजस्टमेंट पर बल दे रहे हैं, एडेप्टेशन पर बल दे रहे हैं, उन्हें वो फंक्शनलिज्म कहते हैं, यानी क्रियात्मकवाद कह रहे हैं। तो it is clear from the above discussion that functionalism was psychology as a science that studies the functional role of consciousness in solving the important problems as a person means प्रकार्यवादी यानी या क्रियात्मकवादी इसे मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में देख रहे हैं जो कि मानव की समस्याओं के समाधान में उसके चेतना की क्रियात्मक भूमिका, फंक्शनल रोल कैसा रहेगा, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि ऑब्जर्वेशन मेथड से यानी निरीक्षण विधि से हम ये तो देख सकते हैं कि व्यक्ति क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति किसी कार्य को क्यों कर रहा है, उसके पीछे करने का उसका मोटिव क्या है, ये इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। ऐसे में जो कार्य आगे बढ़ता है वो प्रकार्यवादियों के अनुसार होता है और उसको वो दो पार्ट्स में लेकर चलते हैं, फिजिकल मेथड और मेथड्स ऑफ वेरीफाइड कंडीशन एंड इंट्रोस्पेक्शन आर यूज्ड। यानी कि फिजिकल मेथड दैहिक विधि, शारीरिक विधि, और दूसरा मेथड ऑफ वेरिड कंडीशन यानी कि विभिन्न अवस्थाओं की विधि के साथ अंतर्दर्शन विधि, जिसमें वे दैहिक विधि द्वारा इस बात का पता लगा सकते हैं कि मनुष्य के व्यवहार के विशेष कोई पीछे कोई शारीरिक कारण तो नहीं है, यानी कि जो उसका व्यवहार है कार्य करते हुए उसके पीछे कोई शारीरिक कारण तो नहीं है, और विभिन्न अवस्थाओं में इसके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उसे विभिन्न परिस्थितियों में रखा जाता है कि सिचुएशन चेंज होती है, व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है सामान्य तौर पर, लेकिन अगर परिस्थिति बदलने पर, स्थान बदलने पर वो सेम कार्य कर रहा है और उसके व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन आता है तो उसका भी अध्ययन आसानी से इसमें किया जा सकता है। इसमें प्रकार्यवाद में भी डिफरेंट स्कूल्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है यूरोपियन स्कूल। यूरोपियन स्कूल में जो बात आती है फ्रांस के रिबॉट, रूस के लैंग और स्विट्जरलैंड के एडवर्ड क्लैपरेडे, इन तीनों का नाम मेन आता है। इन्होंने मानसिक क्रियाओं की व्याख्या की थी नेचुरल साइंस या प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर, और इसी में क्लैपरेडे, डेविड कॉज, रूबिन ने इस काम को आगे बढ़ाया था यूरोप में। क्लैपरेडे ने एक पशु प्रयोगशाला की भी स्थापना की थी और इसमें इस विषय पर विचार स्पष्ट करते हुए कहा कि जीवन की जो क्रियात्मकता है उसका अध्ययन हम प्रकार्यवादियों की सामग्री है, यानी कि जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो टोटल लाइफ हो जाती है कि लाइफ में हम जो भी काम कर रहे हैं वही उनका स्टडी मटेरियल हो जाता है। इनका जो मूल उद्देश्य है वो मानव की आवश्यकताओं, उनकी रुचियों और
उनके कार्यों का अध्ययन करना। इसमें इनकी शारीरिक घटकों के रूप में विचार किया जाता है और उनकी उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। छोटे शब्दों में अगर कहा जाए तो मनुष्य का पूरा जीवन काल जो है, जो उसकी कार्य है, जो उसकी कार्य प्रणाली है, वो पूरे ही उसके स्टडी मटेरियल हो जाता है अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन स्कूल ऑफ सोसाइटी। देन आता है हमारा शिकागो स्कूल ऑफ, इसमें द सोर्स इंस्पिरेशन ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी ऑफ अमेरिकन विलियम जेम्स, कि इसका जो प्रेरणा स्रोत है वो विलियम जेम्स है। उनकी किताब प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में छपी, उसको आधार माना गया है। इसमें जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक रहे हैं वो जॉन डीवी, जेम्स एंजल और हार्वेकर हैं। डीवी और विलियम जेम्स के अनुयायी थे, इनको फॉलो करते थे, और इन्हीं के ही द रिफ्लेक्स आर कंसेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही एम्फेसाइज किया और एक नई थिंकिंग डेवलप करी साइकोलॉजी में। डीवी के अनुसार जो हम बात करते हैं वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक दूसरे के रूप में नहीं है, तथा कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। यानी कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं उनके बीच में कोई डेफिनेट लिमिट बनी रहती है। when the actions of stimulus ends somewhere and when the reaction starts, कि जहाँ पर स्टिमुलस खत्म हो रहा है वहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सेस की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अगर साधारण भाषा में हम बात करें तो डीवी महोदय कहते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग नहीं है, और जहां उद्दीपक की क्रिया समाप्त होगी वहां से प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए कोई टाइम लिमिट बाउंडेशन नहीं है। ये इंडिविजुअल व्यवहार के लिए उसके एनवायरनमेंट और उस एनवायरनमेंट के साथ जो उसका एडजस्टमेंट है उसे हेल्प करने में यूजफुल है। एंजल स्ट्रेस द नीड ऑफ टोटलिटी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, कि एंजल ने मानव व्यवहार को संपूर्णता से स्टडी करने की आवश्यकता पर जोर डाला है। और हार्वेकर ने शरीर की अलग अलग भागों में घनिष्ठ संबंध है और ये मनोविज्ञान की मानसिक क्रियाओं के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है। उन्होंने इसे मानसिक क्रियाओं के विज्ञान के रूप में बताया है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कोलंबियन स्कूल, जिसमें जेम्स कैटल, एडवर्ड थॉर्नडाइक, रॉबर्ट वुडवर्थ ने विशेष कार्य करा है। वुडवर्थ ने बताया है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो चेतना के कार्यों का जैविक आवश्यकताओं के संबंध तथा प्राणी के बदलते हुए प्राकृतिक या सामाजिक वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन कर रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा ओवरऑल एनवायरनमेंट चेंज है, जो हमारा एडजस्टमेंट है, वो टोटल उसकी जो फंक्शनिंग है उसी के ही स्टडी करना हमारा साइकोलॉजी है। यानी दिस थिंकिंग हैज नो लिमिटेड टू स्कोप साइकोलॉजी टू कॉन्शियसनेस बट आल्सो इंक्लूडेड बिहेवियर, कि ये केवल उसके चेतन मन को या चेतना का ही अध्ययन नहीं है, उसके संपूर्ण व्यवहार का भी अध्ययन है। मोटिवेशंस रिलेटेड टू बिहेवियर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड मैकेनिज्म, यानी कि जो कोलंबियन संप्रदाय था क्रिया क्रियात्मकवाद का, वो केवल चेतना को दायरे में नहीं रख रहा, वो मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार को, उसकी अभिप्रेरणाओं को
उसके व्यक्तिगत भिन्नताओं को, उसके सीखने की तकनीक को, संप्रदाय को, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर उसके अध्ययन पर विकास करना चाहता है, उस पर प्रकाश डालना चाहता है, उसका निर्माण आगे कैसे सहायता की जा सके उस पर प्रकाश डालता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शनलिज्म इन एजुकेशन, कि प्रकार्यवाद या क्रियात्मकवाद का शिक्षा में क्या योगदान है। तो इसने प्रयोग को, एक्सपेरिमेंट को विकसित करने में हेल्प करी है। जो शिकागो स्कूल ऑफ सोसाइटी थी प्रकार्यवाद की, फंक्शनलिज्म की, उन्होंने नियमों को, साहचर्य के नियमों को, यानी कि जैसे समानता का नियम, समीपता का नियम और बारंबारता का नियम, इसे सीखने की प्रक्रिया को महत्व दिया है। देन इन्होंने सीखने के लिए जो प्रैक्टिस, अभ्यास, मोटिवेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात करी, उससे व्यक्ति की विभिन्न पहलुओं पर भी गौर किया जाने लगा। और जब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक ने, जो थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर, उसी की शुरुआत यहाँ से हुई थी। इसी एक्सरसाइज से, इसी स्कूल ऑफ सोसाइटी में वो हिस्सा थे और यहीं से उन्होंने अपनी जो सिद्धांत है, सीखने का जो सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक प्रोपाउंडेड 3 लॉज ऑफ लर्निंग, कि सीखने के 3 नियमों का, जो कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, हम आगे पढ़ेंगे भी लर्निंग थ्योरीज में, इसका प्रतिपादन किया। इसके 3 नियम थे। पहला था लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी अभ्यास का नियम। और तीसरा है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम। ये तीनों जो नियम है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो एजुकेशन साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि टीचर को अपना सब्जेक्ट कंटेंट पढ़ाने से पहले छात्रों को इन उद्देश्यों के बारे में, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इन तीनों लॉज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टीचर अपने स्टूडेंट को इन सब की जानकारी देगा तो बच्चे अटेंटिवली होकर और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से अपना क्लासरूम में पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं। इसी के साथ ही थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की इंटेलिजेंस भी बताई है, यानी कि बुद्धि के भी 3 प्रकार बताए हैं। पहला है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी अमूर्त बुद्धि। देन कंक्रीट इंटेलिजेंस, यानी मूर्त बुद्धि। और सोशल इंटेलिजेंस, यानी सामाजिक बुद्धि। और साथ ही इन तीनों बुद्धियों का अलग अलग कार्य कैसे होता है, कैसे इनको सुधारा जा सकता है, वो इस पर प्रकाश डाला गया है। फिर बात आती है कि functionalism helps consider mechanisms and drive as important in the learning process, means कि इन्होंने जो सीखने की विधियां थी उनको बहुत महत्वपूर्ण माना है। और mechanism tells us to learning process taking place and drive tells us the reason behind the learning process, means ये जो सीखने की क्रिया विधि है, इससे यह पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया कैसे हो, और जो सीखना है, जो अधिगम की प्रक्रिया है, वो होने के क्या कारण हो सकते हैं। यानी कि सीखना, सीखने की प्रक्रिया और सिखाने का जो तरीका है, तीनों में ही ये फंक्शनलिज्म अपना इफेक्ट डालता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।